नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी फटाफट से हमारे बीच लाइव आ जाएंगे और लाइव आने के साथ साथ क्लास को बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फाइबर क्रॉप। एक फाइबर क्रॉप हम आपको पढ़ा चुके हैं, परंतु वो हमारी टेक्निकल टीम के गलती से वो आपके यूट्यूब पर क्लास नहीं आ सकी। एप्लीकेशन में क्लास अपलोड कर दी गई है, तो जो भी बच्चे यूट्यूब से हमारी क्लास देख रहे हैं वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वो क्लास हम उस कोर्स से फ्री कर देंगे। पेड क्लास थी, उसका हम जो एडिट है वो हम एडिट करके उसको फ्री क्लास में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर मैं वापस हमारी टेक्निकल टीम क्लास को ले आती है तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर नहीं भी लाती है तो मैं यूट्यूब पे दोबारा उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी देखना चाहते हैं तो आज ही हम उसको फ्री के कॉलम में डाल देंगे, क्लास को आप आराम से देख लेना। परंतु अभी हम रेसे वाली फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फाइबर क्रॉप किसके बारे में चर्चा करेंगे? फाइबर क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे, रेसे वाली फसलें। फाइबर क्रॉप्स, रेसे वाली फसलें। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, चारे वाली फसलें। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं फाइबर क्रॉप, और ये समझ लो सेकेंड लास्ट हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन से। इसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे जो एग्रोनॉमी के विभिन्न पहलू हैं। कुछ एग्रोनॉमी में मैं इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, कुछ आपको सॉइल साइंस में पढ़ाऊंगा। 25 दिसंबर को वाईडी संस्थान के द्वारा उत्तर प्रदेश विशेषांक, उत्तर प्रदेश स्पेशल की डेमो क्लास आपको उपलब्ध होगी। मॉर्निंग में टाइम 7:15 से क्लास का टाइम रहेगा। आप लोग यूट्यूब पे आके देखिएगा। हाँ, यूपी स्पेशल आपको एक अलग अंदाज से पढ़ने को मिलेगा। हमने वादा किया था बच्चों से कि हम आपसे कह तो नहीं रहे हैं, परंतु करने का पूरा हमारा उत्साह है कि हम आपके लिए यूपी स्पेशल लेकर आएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जैसे पढ़ा, अपना अच्छा कंटेंट पढ़ा होगा, परंतु हमारा और हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा कि आपको एक और बेहतरीन अंदाज से यूपी स्पेशल पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि 20 क्वेश्चन का मामला है, आप वहां से फिसलो नहीं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं वो अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कि आप किस तरह से यूपी स्पेशल को पढ़ना चाहते हैं, अपना सजेशन जरूर दें। हमारा जो एजेंडा है मैं आपको बता रहा हूं, हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस्ड यूपी स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। तो केवल एमसीक्यू पढ़ा के हम कवर नहीं कर सकते, हमें ज़्यादातर विश्वास रहता है थियरी में। थियरी अगर अच्छा आपका है तो एमसीक्यू आपको पढ़ना ही नहीं है, आप उसी से बना ले जाओगे। एमसीक्यू पढ़ने से दिमाग श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, आप एक्सटेंस नहीं कर सकते हो, उस दिमाग का एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो, विस्तार ही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि हम अपने दिमाग को पहले विस्तारित करें, उसके बाद हम एमसीक्यू से अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फाइबर क्रॉप में जाहिर सी बात है हम कुछ क्रॉप को पढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे कपास, कपास की क्रॉप को देखते हैं। जूट की क्रॉप को पढ़ते हैं। हालांकि हम जूट को पढ़ा चुके हैं, बस टेक्निकल टीम की वजह से क्लास आप तक नहीं पहुंच सकी, परंतु कोई बात नहीं, दोबारा से हम पढ़ा देंगे क्योंकि हम ही को पढ़ाना है। जूट की बात कर लिए, सनई की बात कर लिए, अलसी की बात कर लिए, और मेस्टा की बात कर लिए। और भी बहुत सारी हैं, जैसे अनानास है, एलोवेरा है, इनसे रेशा प्राप्त होता है। इनके बारे में संक्षिप्त हम जानकारी दे देंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अब हम पहली फसल शुरुआत करने जा रहे हैं, कपास। क्या शुरू करने जा रहे हैं?
कपास, कॉटन। ठीक है, कॉटन की बात करेंगे तो सबसे पहले इस पर थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे लेते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के, बोलते 100% प्योर कॉटन, बोलते नहीं बोलते? हम लोग भी पहनते हैं, हमारे विदेशी भाई बंधु भी पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? परंतु ये कॉटन सबसे पहले उगाना किसने शुरू किया? तो हम भारतवासियों ने सबसे पहले कॉटन को उगाना शुरू किया, और पूरे विश्व की सबसे पहली कॉमर्शियल फाइबर क्रॉप के रूप में कॉटन उभर के आई। इसका रेशा सफेद होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, सफेद सोना बोलते हैं, और इसी से एक रिवॉल्यूशन चलती है, व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन चलती है। ठीक है, सफेद रेशा क्रांति। इसके लिए सीसीआई का गठन किया गया, कॉटन कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में 1921 में सीसीआई का गठन किया गया। उसी सीसीआई के तहत बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, अभी कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग हुआ है पिछले नवंबर में। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो सीसीआई में वैकेंसी भी आती है, उसके बारे में भी हम बता देंगे। साथ ही साथ कॉटन एक ऐसा क्रॉप बन के उभरा हुआ है जो आज सिरमौर बना हुआ है फाइबर क्रॉप में, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम कॉटन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो पहले एक दो लाइन यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। एक दो लाइन में हम क्या लिखेंगे? विश्व की सबसे पुरानी व्यावसायिक फसल, विश्व की सबसे पुरानी व्यावसायिक फसल, विश्व की सबसे पुरानी व्यावसायिक फसल। कौन? कॉटन सबसे पुरानी व्यावसायिक फसल है, और विश्व की सबसे पुरानी रेशे वाली फसल। सबसे पहले अगर कॉमर्शियलाइजेशन किसी फसल पे किया गया तो कॉटन पे किया गया। विश्व की सबसे पहले रेशे वाली फसल, विश्व की पहली रेशे वाली फसल। कौन है? कॉटन। तो कॉटन को ही हम वर्ल्ड की सबसे पहली फाइबर क्रॉप के रूप में देखते हैं, कॉटन को ही सबसे पहले हम कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इससे जुड़े हुए हम बहुत सारे पहलुओं को आपके बीच साझा करेंगे, आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कॉटन के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय कॉटन के क्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन, कपास। अब कपास के बारे में हम लोग जैसे ही सभी फसलों के बारे में लिखते चले आए हैं, वैसे कपास के बारे में भी लिखेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको कौन से परिवार में रखा गया है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम की, फिर हम बात करेंगे इसके कुल की, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें गुणसूत्र की। जब बात आती है तो अलग अलग गुणसूत्र रहते हैं। उत्पत्ति स्थान, तेल की मात्रा, कपास के बीजों में तेल की मात्रा होती है, जो बीज होते हैं उनमें तेल की मात्रा होती है। रुई की मात्रा,
फल का प्रकार, जड़ का प्रकार, इन सब बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे से चर्चा करेंगे। कई बार यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं अब इसमें वैज्ञानिक नाम, तो गॉसिपियम, गॉसिपियम स्पेसीज। अब स्पेसीज हम यहाँ पर क्यों लिखे? क्योंकि विश्व में कुल 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 की खेती की जाती है रेशा उत्पादन के लिए। विश्व में कुल 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 की खेती करते हैं हम रेशा उत्पादन के लिए, तो उन 4 का अलग अलग नाम है, तो वो अलग अलग नाम हम लोग लिखेंगे। कुल कौन सा है? तो मालवेसी। कुल कौन सा है? मालवेसी है। और मालवेसी कुल की एक पहचान होती है, क्या होती है? अनुबाह्य दल पाए जाते, अनुबाह्य दल, इपिकैलिक्स। ठीक है, कितने इपिकैलिक्स होते हैं? 3 से लेकर के 7 इपिकैलिक्स पाए जाते हैं, ये ध्यान देना। तो मालवेसी कुल के जो पौधे होंगे उनमें अनुबाह्य दल जरूर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अनुबाह्य दल जिसको एपिकैलिक्स कहते हैं, ये पहचान होती है मालवेसी कुल के पुष्प सूत्र को पहचानने की। जो बच्चे 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, 11th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बोटनी सब्जेक्ट आता है, तो बोटनी में ये सब पूछे जाते हैं, पुष्प सूत्र वगैरह, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद गुणसूत्र की बात आती है, तो कुछ वैरायटी होती हैं जो द्विगुणित होती हैं। जो वैरायटी द्विगुणित होती हैं उनमें 2n बराबर होते हैं 26, और कुछ वैरायटी चतुर्गुणित होती, कुछ वैरायटी चतुर्गुणित होती हैं जिनमें 2n बराबर 52 होते। कितने होते हैं? 52 होते। ठीक है, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो भारत है, और इसको स्टार बना लेना, जितने स्टार बना पाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तेल की मात्रा 15 से 25% पाई जाती है। कितनी? 15 से लेकर के 25% तेल की मात्रा पाई जाती है। रुई की अगर हम बात करें तो 33% पाई जाती है, 33%। क्लास को शेयर करते रहना, रुकना नहीं चाहिए क्लास, जितना हो सके उतना शेयर करते रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों के पास एक क्लास पहुंचेगी, और हर एक बच्चा एक अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ पाएगा और अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फल का प्रकार कैसा होता है, तो कैप्सूल। वही भिंडी वाला मामला है, भिंडी की परिवार का फसल है भैया। जड़ का प्रकार होता है मूसला जड़। मूसला यानी कि सीधी सीधी अंदर जाती है जड़, मूसला जड़, टैप रूट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। मूसला जड़ के बारे में हम बहुत बार चित्र बना चुके हैं उसका, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम चित्र बनाएं, प्रीवियस क्लास में जैसे अरहर वगैरह में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कपास के बारे में हमने एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी। अब कपास की खेती के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं आगे की चीज़ों को किस प्रकार से हम अध्ययन में लाते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कपास से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं पर। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा कपास विश्व में सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? भारत में। कहाँ उगाई जाती है? भारत में। पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कपास का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? भारत में। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा कपास सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है
तो कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे गुजरात। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश लिख लेना। तीसरा पॉइंट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन करते हैं। यहां तक हमने बात देख ली कि कपास के प्रोडक्शन से लेकर अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट की चर्चा करते हैं, सफेद सोना। आगे लिखेंगे कपास को कहते हैं, किसको? कपास को कहते हैं। तो सफेद सोना किसको कहेंगे? कपास को कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं सफेद सोना क्रांति। सफेद सोना क्रांति, व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन, सॉरी सफेद रेशा क्रांति। सफेद रेशा क्रांति है, व्हाइट फाइबर रिवॉल्यूशन, किससे संबंधित है? कपास से संबंधित। सफेद रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। कपास से संबंधित है। ये हमने देखा कि जो व्हाइट फाइबर रिवॉल्यूशन है या सफेद रेशा क्रांति है उसका संबंध किससे है? कपास से संबंध है। उसके बाद कुछ हम अन्य पॉइंट्स जो हैं कपास से रिलेटेड उन पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे परागण। परागण की बात करते हैं तो प्रायः पर परागण होता है कपास में। कैसा होता है? प्रायः पर परागण होता है। अब प्रायः पर परागण क्या होता है? ओफेन क्रॉस पॉलिनेशन। ओफेन क्रॉस पॉलिनेशन। इसको और भी नाम से जानते हैं बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण क्या होता है? ये बहुधा पर परागण तो कोई भी प्लांट्स होता है, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स है और उस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में अगर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांस देखे जा रहे हैं तब भी हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। अगर उस प्लांट में 5% से अधिक क्रॉस पॉलिनेशन के चांस देखे जा रहे हैं तब उसको हम प्रायः पर परागण बोलेंगे, परंतु कब तक? जब तक 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांस दिखेंगे। जैसे उस प्लांट में 30% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस दिखेंगे तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कॉटन को लेकर। तो जो कॉटन है कैसा है? खरीफ ऋतु की फसल है। कैसा है? खरीफ ऋतु की फसल। पहला पॉइंट, खरीफ ऋतु की फसल है। C3 पादप है। दिवस निष्प्रभावी है। दिवस निष्प्रभावी। डे न्यूट्रल प्लांट। दिवस निष्प्रभावी पादप है कपास। डे न्यूट्रल प्लांट। कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट है कपास।
ये बात समझ में आ जाना चाहिए। खरीफ ऋतु की फसल है, C3 पादप है, दिवस निष्प्रभावी है, गर्म जलवायु इसको चाहिए होती है। कैसी जलवायु चाहिए होती है? गर्म जलवायु की फसल है, गर्म जलवायु की फसल है। ठीक है, कैसी है? गर्म जलवायु की फसल है। ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी जो कपास से रिलेटेड थी, हमने आपके बीच में डिस्कशन कर लिया इनको। अब आप इनको फटाफट से नोट कर लेना ताकि हम और आगे बढ़ सकें और इससे अच्छी अच्छी जानकारी हम दे सकें, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसके डिजीज, इसके पेस्ट, इससे रिलेटेड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। कपास से हर एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करनी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ सकता है, तो अपने को वो तैयारी करनी है, कहीं से फिसलना नहीं है। जो खेती बहुत नॉर्मली पढ़नी थी वो हमने आपको नॉर्मल ही पढ़ाया है। ये मेन कपास है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका एक दिन में जूट हो जाएगा और एक दिन में सनहेम्प वगैरह, अलसी वगैरह से जो भी टॉपिक चर्चा में लाएंगे वो हो जाएंगे। 2 दिन में आपका ये कपास और 2 दिन में और फाइबर क्रॉप, 4 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में गन्ने की फसल समाप्त हो जाएगी, 1 दिन में तंबाकू और 2 दिन में आलू। अब फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके पोषक तत्व वगैरह वाले टॉपिक पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे जलवायु की बात कर ले तो कपास से रिलेटेड जलवायु पर हम चर्चा करते हैं। तो कपास को कैसी जलवायु चाहिए? गर्म जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? गर्म जलवायु चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तापमान, कपास को कैसा तापमान चाहिए, तो वृद्धि जब कपास की होती है तो तापमान चाहिए 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। परंतु जब कपास परिपक्व अवस्था में आता है, परिपक्वता के लिए कपास को अगर टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो कितना चाहिए? तो 27 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चाहिए उसको परिपक्वता के लिए। कितना चाहिए? 27 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए परिपक्वता के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जलवायु और तापमान की हम बात कर लिए कि कितना जलवायु, कैसा जलवायु और तापमान चाहिए, तो कितना तापमान चाहिए वृद्धि के लिए और कितना चाहिए परिपक्वता के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य, जैसे इसकी बीज दर पे चर्चा करेंगे। बीज दर पे चर्चा जब हम करते हैं तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने देसी, देसी कपास। अभी हम देसी कपास के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देसी कपास की जो बीज दर होती है वो 10 से लेकर के 18 केजी होती है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन कपास की हम बात करते हैं। अमेरिकन कपास की हम बात करेंगे तो जो अमेरिकन कपास होता है, अमेरिकन कपास आपका 15 से लेकर के 25 केजी बीज दर इसकी पड़ती है पर हेक्टेयर के लिए। उसके बाद हाइब्रिड कॉटन आता है संकर कपास, संकर कपास। संकर कपास की जो बीज दर रखते हैं वो 2 से 3 केजी रखते हैं, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर संकर कपास की सीड रेट रखते हैं। उसके साथ साथ बीटी कॉटन, वीटी कपास। क्या होता है वीटी, हम आपको बताएंगे बहुत विस्तार पूर्वक। बीटी से जो जानकारी हम आपको देंगे वो आज से पहले आपने शायद ही सुनी होगी, बहुत अनसुने किस्से हम बीटी के बारे में आपको सुनाएंगे। तो वीटी कपास की जो सीड रेट होती है वो 1 से लेकर के 1.5 केजी होती है, 1 से लेकर के 1.5 केजी होती है, मतलब 1 to 1.5 केजी सीड रेट वीटी कॉटन की पड़ती है। अब यहाँ तक तो हमने सीड रेट पे चर्चा कर ली। अब थोड़ा इधर चर्चा कर लेते हैं हम इसके बीजोपचार पर कि बीजोपचार हम किससे करते।
तो इसका जो बीजोपचार होता है सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 H2SO4 का प्रयोग करते हैं। H2SO4 का प्रयोग करते हैं। कितना मात्रा रखते हैं, 75 से लेकर के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति केजी ऑफ सीड। ये इसका सीड ट्रीटमेंट करा लेते हैं ताकि इसकी सुषुप्तावस्था टूट जाए और उसको बोने में आसानी हो, क्योंकि इसके जो रोए होते हैं उनको हटाना, डिलिंटिंग मतलब बोलते हैं जिसको। अभी हम डिलिंटिंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, डिलिंटिंग पे आएंगे और विस्तार पूर्वक डिलिंटिंग पर चर्चा करेंगे। यहां तक हमने देखा। अब अंतरण की बात कर लेते हैं, फसल अंतरण की बात कर लेते हैं। तो फसल अंतरण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देसी कपास। देसी कपास, तो देसी कपास का जो अंतरण रखते हैं 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, 60 इंटू 20 सेंटीमीटर के अंतरण पर हम देसी कपास को लगाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास की हम जब चर्चा करते हैं तो अमेरिकन कपास को हम लगाते हैं 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ये तो हो गया अंतरण की कहानी, ठीक है। ये हमने अंतरण पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, तो ध्यान देना, नोट करके लिखो। 50,000 से लेकर के 80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर, ठीक है। कितने पौधे होते हैं, 50,000 से लेकर के 80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। परंतु यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया इतना होता है। अब बीटी कॉटन की बात कर लें। तो बीटी कॉटन में 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। कितने, 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। तो पौधों की संख्या बीटी कॉटन की हम बात करेंगे तो 10,000, कितने, 10,000 होते हैं। अब कपास के बुवाई का समय की अगर हम बात करें कि बुवाई का समय इसका कब रखते हैं, तो जून जुलाई के टाइम पे इसका बुवाई का हम समय रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसी स्लाइड में लिखना चाहें तो हम इधर लिख सकते हैं बुवाई का समय। इसकी बुवाई कब करते हैं, तो जून जुलाई में लिख करते हैं। जून से लेकर के जुलाई के टाइम पीरियड पर हम इसकी क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपको पढ़ाते हैं कपास की प्रजातियों के बारे में वर्गीकरण, ठीक है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोगों ने कपास के बारे में बहुत सारी जानकारी को कलेक्ट कर लिया। इसमें से ये मान के चलो सीड रेट से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ जो हमने पॉइंट्स लिखाए हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बताने जा रहे हैं कि कपास की प्रजातियों के बारे में कुछ, ठीक है। उससे पहले मैं एक दो चर्चा कर लेता हूं, जैसे सीसीआई की हम बात कर लेते हैं। कॉटन कमेटी, कॉटन कमेटी ऑन इंडिया, कॉटन कमेटी ऑन इंडिया, ये बना 1921 में।
और कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में है कॉटन कमेटी ऑन इंडिया। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें वैकेंसी भी आती है। जो बच्चे कृषि विज्ञान से स्नातक करते हैं वो इसमें जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी हाल फिलहाल अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग हुई है। जो बच्चे एग्जाम को क्रैक किए थे, इंटरव्यू क्रॉस किए, उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉटन की कुछ प्रजातियों के बारे में। जैसे लिखेंगे विश्व में कपास की कुल, विश्व में कपास की कुल कपास की कुल 20 प्रजातियां, 20 जातियां देखी गई हैं या 20 जातियां पाई जाती हैं। परंतु मात्र 4 प्रजातियों की ही, परंतु मात्र 4 जातियों की ही खेती की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, खेती मात्र 4 की जाएगी, पाई जाएंगी 20 प्रजातियां, ये ध्यान देना। पाई जाती हैं 20 जातियां, परंतु खेती जो है 4 जातियों की जाती है। वो 4 जातियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय कपास। भारतीय कपास। दूसरी हम बात करते हैं एशियाटिक कपास। एशियाटिक कपास। तीसरी हम बात करते हैं अमेरिकन कपास। और चौथी हम बात करते हैं मिस्र की कपास। इजिप्ट की कपास या इजिप्शियन कॉटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की कपास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, इन दोनों प्रकार की कपास को हम बोलते हैं पुराने विश्व की कपास। पुराने विश्व की कपास मतलब ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। इसको क्या बोलेंगे? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। इसको पुराने विश्व की कपास बोलते हैं और इसको नए विश्व की कपास बोलेंगे। नए विश्व की कपास जिसको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड कॉटन कहने का मतलब जो ऊपर की 2 प्रकार की कपास की जातियां हैं वो पुराने विश्व की कपास बोली जाती है, उनको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। और जो नीचे की 2 प्रकार की कपास की वैरायटियां हैं इनको हम नए विश्व की कपास या न्यू वर्ल्ड कॉटन के रूप में जानते हैं। अब भारतीय कपास है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गॉसिपियम तो सब में होगा। ये जो जीनस है गॉसिपियम, ये सभी स्पीसीज में होगा, चारों स्पीसीज में होगा गॉसिपियम, क्योंकि जीनस तो सेम ही रहेगा, स्पीसीज बदल जाएगी। ये जो द्विनाम पद्धति दिया था जीनस और स्पीसीज वाला, ये कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। इनका पुराना नाम था कॉर्ल वॉर्न लिनियस गॉसिपियम। अब जीनस चारों का गॉसिपियम है, स्पीसीज चारों की अलग अलग होगी।
तो जो इंडियन कॉटन होता है, भारतीय कपास, इसका नाम होता है गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम। और इनमें टुयन होते हैं 26, तो इसको बोला जाता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड वैरायटी बोला जाता है, द्विगुणित जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एशिया की कपास, एशियाटिक कपास, इसको बोलते हैं गॉसिपियम हर्वेसियम, गॉसिपियम हर्वेसियम। इसमें भी टुयन 26 होते हैं, ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। उसके बाद आता है अमेरिकन कपास, इसका वैज्ञानिक नाम होता है गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम। और इसमें टुयन बराबर होते हैं 52, और ये है टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड हम आगे लिखा चुके हैं ना, हिंदी इसकी चतुर्गुणित, तो यहाँ पर अंग्रेजी लिख लीजिए, टेट्राप्लॉयड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मिस्र या इजिप्ट की कपास, गॉसिपियम वारवाडेंस, वारवाडेंस। इसमें भी टुयन बराबर होते हैं 52, ये भी टेट्राप्लॉयड होती है। और इसकी एक खासियत होती है कि इसका रेशा जो होता है सबसे लंबा रेशा होता है। ठीक है, ये जो मिस्र की कपास होती है, इसकी एक खासियत होती है सबसे लंबा रेशा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे लंबा रेशा किसका होता है, तो मिस्र की कपास का। कितना रेशे की लंबाई लगभग लगभग होती है वो हम अभी आगे बताएंगे जब इनको अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ मिस्र या कपास की बात कर रहे हैं, चारों प्रकार के जो हमने बताए ना, हमारे जो फार्मर हैं इसको फाइबर के पर्पज से जो यूज करते हैं, उगाते हैं, इसकी खेती करते हैं। तो ये 4 प्रकार की कपास है जिनको हमारे इंडियन एंड जो हमारे विदेशी भाई बंधु हैं, किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। अभी एक चर्चा का विषय आ गया कि कल किसानों ने फिर आंदोलन किया है दिल्ली की तरफ। क्या रही मांगे, क्या रहा किसान आंदोलन का कारण, उसका वीडियो आपको मिलेगा शाम तक। मैं आपके अपने चैनल पे उसका वीडियो डाल दूंगा, आपको पता चलेगा कि किसानों की स्थिति क्या है, क्या वो सही मांग कर रहे हैं, क्या गलत मांग कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक हमने बता दिया कि 4 वैरायटियों का खेती किया जाता है। अब आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा अलग अलग इन चारों वैरायटियों के बारे में। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार की जातियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पुराने विश्व की कपास, पुराने विश्व की कपास। ओल्ड वर्ल्ड कार्टन। अब हम बात करते हैं पुराने विश्व की कपास की। तो पुराने विश्व की कपास में पहला बिंदु आएगा हमारे सामने भारतीय कपास। भारतीय कपास, इंडियन कॉटन। इंडियन कॉटन के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ये हमको जानना है। इंडियन कॉटन का सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम हम याद करेंगे, क्या होता है, गॉसिपियम अर्बोरियम। क्या नाम होता है, गॉसिपियम अर्बोरियम इसका नाम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं।
तो इसमें 2n बराबर होते हैं 26, यानी कि कैसी ये वैरायटी डिप्लॉयड है, कैसी है, डिप्लॉयड है। ये बात आपको पता चल गई। अब इसमें हम कुछ चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, जैसे पादप की लंबाई। जो पादप होता है, पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे लंबा पादप कौन सा कपास का होता है, इंडियन, एशियाटिक, अमेरिकन या मिस्र। तो सबसे लंबाई का जो पादप होता है वो भारतीय कपास होता है। इसकी लंबाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर होती है। 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक इसके पादप की लंबाई देखी जाती है। इसका पौधा काफी लंबा हो जाता है। उसके बाद इससे जो रेशा प्राप्त होता है, जो इंडियन कपास से रेशा प्राप्त होता है, रेशा की लंबाई, तो रेशा की लंबाई हम लोग इसमें देखते हैं 1.25 से लेकर के 2.10 सेंटीमीटर, इतना लंबा रेशा रहता है भारतीय कपास का। ठीक है, 1.25 से लेकर के 2.10 सेंटीमीटर तक लंबाई का रेशा रहता है। अब बात आती है कि जो भारतीय कपास होता है ये कितने % क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। तो ध्यान देंगे 29% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, खेती की जाती है। तो अभी तक हमने इंडियन कॉटन की बात की, भारतीय कपास की। तो भारतीय कपास में कुछ इस प्रकार से हमने चर्चाएं की कि इसका नाम क्या है, 2n कितने हैं, पादप की लंबाई क्या है, रेशे की लंबाई क्या है, और ये कितने % एरिया पे ग्रो किया जाता है। आगे हम बात करेंगे एशियाटिक कॉटन की, आप इसको फटाफट से नोट कर लेना। उसके बाद हम एशियाटिक कॉटन की बात करेंगे। दूसरा स्पीसीज जो है वो एशियाटिक कॉटन का आएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग कम लिखेंगे क्योंकि पुराने क्लासेस में हम इसका साइंटिफिक नेम और 2n तो लिख ही चुके हैं, एशियाटिक कॉटन। इसमें सीधे हम लोग प्लांट हाइट पे आ जाते हैं। जो पादप की लंबाई है 1.5 मीटर, और जो इसमें फाइबर निकलता है, रेशा, रेशा की लंबाई 1.25 से लेकर के 2.30 सेंटीमीटर, इतना लंबा रेशा यहाँ से हमको प्राप्त होता है एशियाटिक कपास से। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि 21% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, 21% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। पूरे वर्ल्ड में 21% एरिया ऐसा है जो एशियाटिक कॉटन कवर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कॉटन है, अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास, अमेरिकन कॉटन। इसका नाम गोसिपियम हेरसुटम होता है। 2n बराबर 52 होता है, टेट्राप्लॉयड स्पीसीज होती है। इसमें प्लांट की हाइट की बात करेंगे, पादप की लंबाई, पादप की लंबाई 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक, 1 to 1.5 मीटर तक रखते हैं। रेशा जो प्राप्त होता है, रेशे की लंबाई
तो इसमें जो रेशा प्राप्त होता है उसकी लंबाई 1.8 टू 3.10 सेंटीमीटर, इतना लंबा रेशा हमको अमेरिकन कपास से प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको इम्पोर्टेंट बना लेना, कि 50% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। 50% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, पर खेती की जाती है। ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा उसका नज़रिया अलग हो गया था और बच्चे अधिकतम क्वेश्चन गलत कर गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 50% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिस्र की कपास। जिसको हम लोग इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। मिस्र या इजिप्ट एक ही बात है। नील नदी जब से यहाँ से निकली वहाँ के किसान खुशहाल हो गए। तो मिस्र की कपास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो कॉटन होता है इसका प्लांट हाइट कितना रखते हैं, प्लांट हाइट कितना होता है इसका 1.5 मीटर। और इसकी जो फाइबर लेंथ होती है, रेशे की लंबाई, जो इसकी फाइबर लेंथ होती है, सबसे ज़्यादा फाइबर इसी का लंबा होता है 3.5 टू 5 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 3.6 टू 5 सेंटीमीटर लिखा होगा, कुछ गाइड्स हैं हमारे एग्रीकल्चर में जिसमें 3.6 से भी लिखा है, कोई मतलब नहीं। आपको बस 3.5 टू 5 सेंटीमीटर याद रखना है। और एक पॉइंट नीचे लिख लेना है, सबसे लंबा रेशा, सबसे लंबा रेशा। कई बार पेपर में आ रखा है कि सबसे लंबा रेशा किससे प्राप्त होता है, तो मिस्र या इजिप्शियन कॉटन से प्राप्त होता है। ये तो हमने स्पीसीज का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा उस पर चर्चा होगी, कुछ प्रोसेस की और इसके डिजीज, पेस्ट, उसके साथ साथ कॉटन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं, जैसे मोनोपोडियल है, सिम्पोडियल है, नेपिनेस है, फिंगर टोय है। इनसे चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।